स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। इस लास्ट चैप्टर में हमने डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हमारे पास जो होते हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम एंट्रोपी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास वो है मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग थर्मल सिस्टम्स, कि हमारे पास जो डिफरेंट थर्मल सिस्टम्स होते हैं उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, हमारे पास क्या मेथड्स थर्मल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के हमारे पास हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिजिक्स हमारे पास वो ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम नेचुरल फेनोमेनन्स को डिस्कस करते हैं, और इन नेचुरल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज का भी यूज करते हैं। तो ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमने +1 में डिटेल में पढ़ा है कि हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी होती है मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास एंगल है। तो बहुत सारी डिटेल में हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी जिनकी हेल्प से हम जो है वेरियस नेचुरल फिनोमेनन को डिस्क्राइब करते हैं। कि जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें गर्मी लग रही है, तो उसको चेक करने के लिए हम जो है टेम्परेचर का यूज करते हैं। तो वो भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिर हमने हीट के बारे में भी पढ़ा कि हीट हमारे पास एक तरह से टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वांटिटी है, लेकिन पहले हीट को हम एक सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करते थे, जो कि ऐसा सब्सटेंस हमारे पास है जो कि टू बॉडीज के बीच में हमारे पास एक्सचेंज होता है। और जनरली हीट जो है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की साइड से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की साइड को हमारे पास जो फ्लो होती है, लास्ट चैप्टर में हमने इस चीज को स्टडी किया हुआ है। तो जहां पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस टू बॉडीज के बीच में देखने को मिलता है, तो वहां पे हीट जो है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की साइड से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की साइड को जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। तो हीट भी जैसा कि मैंने कहा कि हीट को पहले एक सब्सटेंस कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में हमने क्या बोला कि हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ द एनर्जी। और जो एनर्जी किसकी, एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, कि जो हम जिन स्मॉल पार्टिकल से कोई बॉडी हमारे पास बनी हुई है, तो उनकी जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम हीट का भी नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गैस कंटेनर में गैस होती है, गैस में हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल हमारे पास जो रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलिजन भी करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज वी कैन कंसीडर एट हीट। तो उनकी रैंडम मोशन की वजह से, उनके कोलिजन की वजह से जो हमारे पास एनर्जी होगी उसको हम हीट का नाम देते हैं। द रैंडम मोशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इन्वॉल्व इंटर पार्टिकल कोलिजन इज कॉल्ड थर्मल मोशन। इसलिए हम हीट को थर्मल एनर्जी का नाम दे देते हैं। एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ phenomena concerning thermal energy in terms of physical quantities is called thermal physics। तो हमारे पास थर्मल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम थर्मल एनर्जी जहाँ पे हमारे पास यूज होती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनालिसिस के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए
डिफरेंट फिजिकल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है जिस ब्रांच में ये स्टडी करते हैं वो हमारे पास जो थर्मल फिजिक्स की ब्रांच होती है, जिसमें कि हम थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मल सिस्टम। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि थर्मल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज ए फिजिकल फेनोमेनन वी जनरली सेपरेट मेंटली और फिजिकली इफ पॉसिबल ए पोर्शन ऑफ द मैटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो हमने सिस्टम के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, सराउंडिंग के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। तो एनीथिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट इज नोन एज द सिस्टम। तो जो ऑब्जेक्ट जिसको कि हमने स्टडी करना है उस ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम बोल देते हैं, और उसके अलावा जो भी उसके आसपास एनवायरनमेंट में बसता है उसको हम सराउंडिंग बोल देते हैं। तो सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम थर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो थर्मल सिस्टम किसी भी मटेरियल का हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन हो सकता है जिसको कि हमने स्टडी करना है, और उसके अलावा हमारे पास जो बचता है उसको हम सराउंडिंग बोल देते हैं। तो जितना भी हमारे पास है उसको हम यूनिवर्स बोल देते हैं। एवरीथिंग इज नोन एज यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में हम एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लेते हैं जिसको कि हम सिस्टम बोलते हैं, और उसकी हम स्टडी करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी बचा उसको हम जो है सराउंडिंग्स बोल देते हैं। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही यूनिवर्स के अंदर आते हैं। यूनिवर्स का मतलब एवरीथिंग, यूनिवर्स का मतलब एवरीथिंग, लेकिन उस एवरीथिंग में अगर हम एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं स्टडी करने के लिए उसको हम सिस्टम बोल देते हैं, और सिस्टम को छोड़ के जो हमारे पास बचता है उसको हम सराउंडिंग बोल देते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग से हमारे पास जो यूनिवर्स बनता है ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। द सराउंडिंग ऑफ ए सिस्टम मे कंटेन वन और मोर सिस्टम। तो सराउंडिंग में जरूरी नहीं कि सराउंडिंग एक ही सिस्टम हमारे पास होगा, उसमें और भी सिस्टम हो सकते हैं। तो जो पूरा यूनिवर्स है वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर हम एक स्मॉल पोर्शन उस यूनिवर्स का ले लेते हैं और उसको हम सिस्टम बोल देते हैं तो बाकी जो बचेगा सराउंडिंग में वो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो सराउंडिंग्स कैन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम वेयर एज आवर पर्टिकुलर बॉडी और पर्टिकुलर मैटर इज कॉल्ड सिस्टम। तो जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है, उसको छोड़ के जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं, और सराउंडिंग में बहुत सारे सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं। तो हमारे पास जो थर्मल सिस्टम है, थर्मल सिस्टम में हो सकता है हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हों, जैसे कि मॉलिक्यूल्स हों, एटम्स हों। तो एक गैस कंटेनर में गैस हमारे लिए एक सिस्टम है, और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हमारे पास हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। सिस्टम हम क्या ले सकते हैं, सिस्टम कैन आल्सो बी टेकन एज कि किसी कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है एक गैस हमने रखी हुई है, तो गैस के अंदर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। तो इट इज द एग्जांपल्स ऑफ ए सिस्टम। लेकिन इस कंटेनर के बाहर जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारे लिए सराउंडिंग्स है। और जो थर्मल सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए हम जो है दो तरह के डिस्क्रिप्शन कंसीडर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग थर्मल सिस्टम, कि थर्मल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है क्या क्या मेथड यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए
हम जो है दो डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। एक हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन है और दूसरा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है। तो पहला हमारे पास थर्मोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन और दूसरा हमारे पास जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन। अब ये दो डिस्क्रिप्शन जो हम सिस्टम की स्टडी के लिए लेते हैं, इसमें जो पहले टाइप का है जिसको कि हम थर्मोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ये एक मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन का मतलब कि इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते। तो इसमें the thermodynamic description of the system is macroscopic in nature and is carried out in terms of directly measure physical quantities like pressure, volume and temperature। हम सिस्टम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जो इंटरनल डिस्क्रिप्शन है उसको स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ सिस्टम की जो कुछ हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है हम उनकी स्टडी करते हैं। जैसे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सिस्टम का वॉल्यूम क्या है और सिस्टम का प्रेशर क्या है, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं, सिस्टम कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन होता है जो हम लार्ज स्केल में या मैक्रोस्कोपिक वे में उसको देखते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं। और थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन में जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन क्वांटिटीज को हम अपनी सेंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं या परसीव कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, हमें गर्मी लगती है। और वॉल्यूम आप आंखों से देख सकते हैं, विद आवर आइज वी कैन सी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। और प्रेशर हम फील कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं तो ये हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज होती हैं इनको हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन की, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एक माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है। माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन का मतलब कि इसमें इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं हम उनकी एक तरह से उनके बेस से उनके हिसाब से हम जो है सिस्टम की स्टडी करते हैं। और इस केस में हम जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज करते हैं उनको ना ही हम फील कर सकते हैं अपनी सेंसेस से और ना ही हम उनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। मतलब कि सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल हैं और हमने किसी पार्टिकल को वहाँ पे कैसे डिटेक्ट देखा, हमने किसी पार्टिकल को वहाँ पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल की या डिफरेंट पार्टिकल्स की जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, अगर हमने उनकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है तो हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में उसको डायरेक्टली नहीं करते। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन जो है हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में करते हैं और साथ में जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये दो चीजें हम जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन जनरली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे किसी सिस्टम के अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हों। ऐसे पार्टिकल जो कि बहुत स्मॉल साइज के हैं और क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे गैस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस है, तो
गैस में बहुत सारे एटम्स या मोलिक्यूल्स हमारे होते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे हम एक तरह से अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वहाँ पे लगाते हैं, और साथ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी हम यूज करते हैं जब हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन द थर्मल सिस्टम इज सो लार्ज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट द पोजिशन, वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। तो अगर हमने इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करनी है, मतलब उनकी वेलोसिटी देखनी है, उनकी मोमेंटम देखना है या उनकी एनर्जी देखनी है, तो वो हमारे लिए वहाँ पे पॉसिबल नहीं है अगर हमने इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करनी है। तो इसलिए हम एक एग्रीगेट स्टडी करते हैं जिसमें हम सभी पार्टिकल को इंक्लूड करते हैं। तो वहाँ पे हम जो स्टैटिस्टिकल फेनोमेना या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी भी लगाते हैं और साथ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी वहाँ पे यूज करते हैं। फिर हमारे पास इसमें जो थर्मोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम हम जब करते हैं, तो इसमें हम कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी यूज करते हैं, और उन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और इंटरनल एनर्जी है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में ये क्वांटिटी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हमारे पास होती है। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि बोलते हैं दीज आर द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए थर्मल सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हमारे पास सिंपली हम बोल सकते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स हम अगर ज्योमेट्री में देखें तो हम पोजीशन को बताने के लिए एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताने के लिए, मतलब कि वो गर्म है या हमारे पास ठंडा है, या उसका प्रेशर ज़्यादा है या उसका प्रेशर कम है, या उसका वॉल्यूम ज़्यादा है या उसका वॉल्यूम कम है, तो उस थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताने के लिए हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास एक सिंपली कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा कि हम कई बार T1, V1, T2, V2, U1, U2 इस तरह के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो T1 क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर, और T2 क्या है, किसी पर्टिकुलर अनदर टाइम पे टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर डिफरेंस दोनों स्टेट के बीच का निकाल सकते हैं T2 माइनस T1। उसी तरह से एक पर्टिकुलर स्टेट पे वॉल्यूम V1 और दूसरी पर्टिकुलर स्टेट पे वॉल्यूम V2। तो हमारे पास जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, जैसा कि एक्सपेंशन के केस में हमने देखा था। तो इसलिए इस तरह के जो वेरिएबल सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, इनको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। और इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम बारी बारी यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हमारे पास जो है होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, या जिसको हम सिंपली वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम उसका वॉल्यूम बोल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप इस डस्टर को देख रहे हैं, तो इस डस्टर ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, हम बोलेंगे कि ये इसका यहाँ पे वॉल्यूम है। तो स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी सिस्टम इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और वॉल्यूम को जब हम मेजर करते हैं तो इसके SI यूनिट जो है मीटर क्यूब
कंसीडर करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सिस्टम इज कॉल्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम के जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास जो है मीटर क्यूब हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसआई सिस्टम में जो लेंथ के यूनिट होते हैं वो हमारे पास मीटर होते हैं। लेकिन आप हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमारे पास जो वॉल्यूम को हम लेते हैं, तो इसलिए लेंथ भी मीटर में लेते हैं, ब्रेड्थ भी मीटर में लेते हैं, हाइट भी मीटर में लेते हैं। तो इसलिए एसआई सिस्टम में वॉल्यूम के जो यूनिट होंगे वो हमारे पास मीटर क्यूब यहाँ पे होंगे। कई केसेस में हम वॉल्यूम के यूनिट लीटर भी लेते हैं, लीटर। तो जब हम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड के केस में हम वॉल्यूम के यूनिट लीटर लेते हैं। तो लीटर हमारे पास क्या होता है, तो पता है लीटर हमारे पास होता है सिंपली इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। लीटर इज वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर, जिसमें कि हमारे पास एयर ना हो। इसको हम एयर फ्री बोल सकते हैं। तो 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन जिसमें एयर ना हो, एयर फ्री। तो उसको हम, लेकिन एक और स्पेसिफिकेशन होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें पता है कि जितना टेम्परेचर कम होगा तो उसके वेपर्स हमारे पास बहुत कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसलिए 1 लीटर को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर दैट इज प्योर बट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम प्योर वाटर लेते हैं जिसमें एयर ना हो, तो उसका जितना वॉल्यूम बनता है उसको हम 1 लीटर यहाँ पे बोल देते हैं। और 1 लीटर वॉल्यूम कितना हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास 1 लीटर का वॉल्यूम हमारे पास होता है। 1 लीटर कितना वॉल्यूम होता है, 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कई बार हम 1 लीटर को सिंपली 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी ले लेते हैं, लेकिन ये 1000.02 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होता है। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम इसको 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन अगर हमने इसको मीटर की फॉर्म में लेना है तो हम क्या बोल देते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जो ऊपर हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ करेंगे, तो तब ये हमारे पास यहाँ पे मीटर बन जाएगा। इस डेसिमल को हमने 3 डेसिमल पहले लाना है, मतलब 1 के बाद यहाँ पे लगाना है, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। लेकिन ये मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से हम 1 लीटर को मीटर में भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। While describing thermodynamic behavior of the system, we generally consider 1 mole of the substance. तो कई बार हम मोल का भी यूज करते हैं, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम होता है 1 मोल सब्सटेंस वॉल्यूम
को हम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम, या इसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बोल देते हैं, मोलर वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास जो है मीटर क्यूब पर मोल हमारे पास होते हैं, मीटर क्यूब पर मोल। तो अगर हम मोलर वॉल्यूम के यूनिट देखें तो मोलर वॉल्यूम के यूनिट हमारे पास जो है मीटर क्यूब पर वॉल्यूम हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम क्या होता है। जो स्पेस कोई भी सिस्टम ऑक्युपाई करता है वो सिस्टम का वॉल्यूम हमारे पास होता है, और इसके जो एसआई यूनिट होते हैं हमारे पास मीटर क्यूब होते हैं, और वॉल्यूम को कई बार हम लीटर से भी देखते हैं। और 1 लीटर हमारे पास क्या होता है, 1 लीटर इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर दैट इज एयर फ्री एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है, दैट इज प्रेशर। तो अब हम बात करेंगे प्रेशर की, कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है। ये जो प्रेशर वाली टर्म है ये हमने क्या देखा हुआ है जनरली कि ये लिक्विड और गैसेज में ज़्यादा यूज की जाती है। हम बोलते हैं कि पानी का प्रेशर बहुत है, वो लिक्विड फॉर्म में। हम कई बार बोलते हैं कि गैस का प्रेशर बहुत है, लेकिन सॉलिड के केस में हम प्रेशर का यूज नहीं करते। वहां पे एक इक्विवेलेंट टर्म होती है जिसको कि हम स्ट्रेस का नाम देते हैं, कि हमारे पास किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर कितनी स्ट्रेस हमारे पास है। लेकिन लिक्विड और गैसेस के केस में हम इस प्रेशर का यूज करते हैं। तो प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर्ड अराउंड दैट पॉइंट। तो हम प्रेशर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस टेंड टू 0 और डेल्टा एफ एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ एन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस तरह से प्रेशर की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम सिंपली प्रेशर बोल देते हैं, लेकिन एरिया कौन सा, एरिया इज वेरी स्मॉल, एरिया इज टेंड टू 0। लेकिन ये जो हमारे पास फोर्स होती है इट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास ये कोई यहाँ पे लिक्विड है, ये हमारे पास कोई लिक्विड है, तो इस लिक्विड के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स हमारे पास यहाँ पे लग रही है, तो ये जो एरिया है छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया को हम यहाँ पे डेल्टा एस बोलेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट मतलब कि बिल्कुल स्मॉल एरिया हमारे पास है, उसमें जो नॉर्मल फोर्स है ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस फोर्स अप्लाइज एट ए पॉइंट विच इज अराउंड, विच इज इन बिटवीन दिस एरिया, जो कि इस एरिया के बीच में पॉइंट है हमारे पास। ये एरिया मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है, तो इसलिए इस पॉइंट के इस एरिया पे जो फोर्स लग रही है, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस एरिया के बीच में। तो इसलिए प्रेशर को हम इस तरह से सिंपली डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। और प्रेशर के हमारे पास जो यूनिट बनेंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स के यूनिट हमारे पास जो है
न्यूटन होते हैं और एरिया के यूनिट हमारे पास जो है मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास जो है प्रेशर के यूनिट यहाँ पे बनते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो इसलिए प्रेशर के यूनिट हम पास्कल भी लेते हैं, या जिसको शॉर्ट में हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे बोलते हैं। द प्रेशर इन द गैसीय थर्मल सिस्टम इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपने देखा हुआ है कि कई बार हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट से भी रिप्लेस करते हैं। तो एक तो यूनिट हमारे पास जो है, हमारे पास प्रेशर के यूनिट जिसको हम यूनिट 1 बोलेंगे, वो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हो गए। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू पास्कल, या तो आप पास्कल बोल लो या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो। तो ये प्रेशर के पहले यूनिट हमारे पास होते हैं। लेकिन जो दूसरा यूनिट हमारे पास है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम कई बार क्या लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो जनरली लैब्स में बैरोमीटर लगा होता है, तो उस बैरोमीटर के केस में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट का यूज करते हैं। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास जो होता है, तो बोलता है कि इट इज इक्वल टू दी 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्करी। तो जब हम किसी ट्यूब में मर्करी डालते हैं 760 मिलीमीटर हाइट तक, 760 मिलीमीटर हाइट तक, तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। लेकिन ऐसा है कि हम कहीं पे भी वो 760 मिलीमीटर का निशान लगा दें और हम बोले कि ये मर्करी जो है जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन बोलता है कि हाइट कहाँ से, सी लेवल से। तो सी लेवल पे अगर आप जाएंगे और वहां पे एक ट्यूब लेंगे, उसमें मर्करी डालेंगे अप टू 760 मिलीमीटर हाइट, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट मर्करी विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम यहाँ पे हम ये क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल से 760 मिलीमीटर तक मर्करी अगर किसी ट्यूब में हम डालते हैं, तो जितना प्रेशर वो मर्करी वहाँ पे क्रिएट करता है, तो उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे बोलेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रेशर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास टेम्परेचर। वो है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी। टेम्परेचर हमें बताता है कि कौन सी बॉडी कितनी हॉट है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए थर्मल सिस्टम, किसी भी थर्मल सिस्टम की हॉटनेस को बताने के लिए कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो उसको बताने के लिए जिस वेरिएबल का हम यूज करते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो जब हम दो सिस्टम ले लेते हैं और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, या दोनों के पास हीट की जो क्वांटिटी वो डिफरेंट होती है, तो उस केस में एक का टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जो लोअर टेम्परेचर का है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो ज़्यादा गर्म है उसका टेम्परेचर हमारे पास जो घटेगा। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए सिस्टम एट हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर। तो जैसे हम बोलें कि यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम है, ये इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है
तो हीट क्या करेगी, टी पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हीट फ्लो करेगी, तो दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और पहले सिस्टम का टेम्परेचर हमारे पास जो घटेगा। और जो टेम्परेचर के हमारे पास यूनिट होते हैं वो हमारे पास जनरली एसआई सिस्टम में हम इसको जो है केल्विन लेते हैं। एसआई सिस्टम में हमारे पास केल्विन होते हैं और जो दूसरे यूनिट हैं वो हम डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज करते हैं, जो कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो केल्विन है और जो डिग्री सेंटीग्रेड है इनके बीच का जो रिलेशन हमारे पास होता है वो होता है 273.15। तो अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पता है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें केल्विन में पता है तो हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, जो कि हमारे पास एसआई सिस्टम में टेम्परेचर के यूनिट हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल था, जो कि हमें बताता है कि कौन सा सिस्टम हमारे पास कितना गर्म है। तो हॉटनेस ऑफ एनी सिस्टम टेल अस इज गिवन बाय विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टेम्परेचर। तो किसी सिस्टम की हॉटनेस को बताने के लिए जिस वेरिएबल का हम यूज करते हैं वो हमारे पास जो है टेम्परेचर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको कि जनरली हम यू से भी लिखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी से हमें जैसा पता चलता है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, अंदर की। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम का मतलब है एनर्जी विद इन द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो हमने देखा हुआ है कि कई बार कोई चीज ऐसे ही पड़ी हुई है तो हम बोलते हैं कि इसके पास एनर्जी कहाँ है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी विद इन द सिस्टम, उसको हम इंटरनल एनर्जी वहां पे बोलते हैं। और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस वजह से बॉडी की हमारे पास होती है, वो पहला तो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई गैस कंटेनर है, उसको हम पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, हम बोलेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे बनेगी। तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमारे पास कुछ जो पार्टिकल्स हैं अगर वो पर्टिकुलर रेस्ट में है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी। तो सिस्टम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से सिस्टम की एनर्जी होगी। तो कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कुछ की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी बनती है। लेकिन हमने क्या देखा हुआ है कि जैसे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के अंदर एटम हमारे पास होते हैं और एटम्स के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास जो है रिवॉल्व करते हैं। तो उनकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी हमारे पास हो सकती है, क्योंकि हम बोलें कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमारे पास मूव करते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उनके कंपैरिजन हमारे पास जो है काफ़ी कम स्पेस में होती है। तो इसलिए हम इंटरनल एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उसकी वजह से एनर्जी, और जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनर्जी है उसको भी हम यहाँ पे एक तरह से कंसीडर नहीं करते। मतलब हम एक मैक्रोस्कोपिक वे में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है और जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस की एनर्जी है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, उसको
यहाँ पे एक तरह से अवॉइड करते हैं। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जब हम कुछ रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई लेते हैं तो उस केस में न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं जिनको, तो सिंपली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के केस में को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी जस्ट सम ऑफ द टू एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी।